नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग तो ईरान के साथ शुरू की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में रिजीम चेंज करने की कसम खाई थी, लेकिन आज की तारीख में आलम यह हो चुका है कि ट्रंप की रिजीम खतरे में है और ट्रंप के सामने दुश्मनों की फौज खड़ी हो गई है। ट्रंप चौतरफा गिर चुके हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जो ट्रंप के खिलाफ तलवार खींचे तैयार है। अमेरिका के सबसे जिगरी दोस्त रहे सऊदी अरब और यूएई ने भी बड़ा चक्रव्यूह रच दिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर अगला हमला हुआ तो वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। उधर अमेरिका के पड़ोस में क्यूबा ने विध्वंसक हथियारों का जखीरा जमा कर दिया है। क्यूबा अब ईरान के समर्थन में रेडी टू अटैक मोड में है। चारों तरफ से मुंह की खाने के बाद ट्रंप का ईरान पर हमले का असली मकसद चीन की तेल सप्लाई को रोकना था, लेकिन वो प्लान भी धड़ाम हो गया है, क्योंकि रूस ने चीन को दे दिया है बहुत बड़ा तोहफा कि बीजिंग को जितना तेल चाहिए होगा उतना तेल सप्लाई करेगा मॉस्को। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो जंग शुरू की थी चीनी तेल को रोकने की, जो तेल ईरान से निकलकर चीन पहुंच रहा था, उसका भी बंटाधार पुतिन ने कर दिया। ट्रंप हार रहे हैं, ट्रंप के दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और महाशक्ति अमेरिका का दबदबा खत्म होने की कगार पर है। तो क्या ट्रंप का घमंड अमेरिका की सुपर पावर की गद्दी छीन लेगा? और कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने दुश्मनों की फौज खड़ी कर ली है, दिखाएंगे आपको खबर विस्तार से और करेंगे इस पर चर्चा। दुनिया से अमेरिकी दादागिरी का अंत होने वाला है। ईरान से पंगा लेना सुपर पावर अमेरिका के लिए इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। मिडिल ईस्ट से लेकर रूस, चीन से लेकर क्यूबा तक ट्रंप ने ऐसे दुश्मनों की लिस्ट खड़ी कर ली है जिससे अमेरिका का दबदबा तबाह हो जाएगा। एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसने ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसका दी है। ट्रंप ने जिस ईरान को घुटनों पर लाने के लिए जंग का दांव खेला था, आज उसी दांव ने ट्रंप के खिलाफ दुश्मनों की फौज खड़ी कर दी, जिसकी कल्पना खुद डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की थी। और सबसे बड़ा झटका दुश्मन ने नहीं बल्कि अमेरिका के उन जिगरी दोस्तों ने दिया जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर चलते थे। सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका के खिलाफ वो चक्रव्यूह रचा जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मुंह के बल गिर पड़े। अब जरा एक एआई वीडियो पर नजर डालिए, देखिए कैसे पावर शिफ्ट हो रहा है। जो कभी ईरान के दुश्मन हुआ करते थे वो अब ईरान के साथ आ रहे हैं। उन्हें पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी है। यूएई, सऊदी, क्यूबा तक ईरान से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं और ये सब मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ट्रंप के साथ यही हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दो सबसे मजबूत स्तंभ सऊदी और यूएई, लेकिन मिडिल ईस्ट संकट के बाद इन दोनों ने अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया। सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि अगर ईरान पर आगे कोई अटैक होता है तो अंजाम भुगतने के लिए अमेरिका तैयार है। दरअसल सऊदी और यूएई ने सीधे तौर पर हथियार तो नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका के हाथ पैर बंधने लगे हैं। यूएई, सऊदी ने कैसे अमेरिका को झटका दिया है यह समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये अमेरिका के बहुत क्लोज अलाई माने जाते रहे। 1979 तक ईरान भी अमेरिका का अलाई था, लेकिन 79 के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने अपनी राहें अलग कर ली। सऊदी अरब और यूएई ने 24 घंटे में दो बड़े फैसले लिए। पहला, सऊदी और यूएई ने अमेरिकी ट्रेजरी से अपनी जमा पूंजी निकालनी शुरू कर दी। दोनों देशों ने मिलकर 15 अरब डॉलर की जमा पूंजी निकाल ली है। सऊदी ने मार्च में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में हिस्सेदारी 10.8 बिलियन डॉलर घटा दी। अब ट्रेजरी में सऊदी के हिस्से का 149.6 बिलियन डॉलर मौजूद है। यूएई ने 5.8 बिलियन डॉलर की जमा पूंजी निकाल ली। अमेरिकी कोष में बतौर जमा पूंजी यूएई का हिस्सा अब 114.1 बिलियन डॉलर का बचा है। दूसरा झटका, सऊदी और यूएई ने ईरान पर हमले का विरोध किया है। ट्रंप का कहना है कि वो हमले से सिर्फ 1 घंटे दूर थे। यूएई और सऊदी के विरोध के कारण फैसला बदलना पड़ा। मिडिल ईस्ट में सऊदी और यूएई अमेरिका का पुराना सहयोगी रहा है और तेल के खेल में बड़ा साझेदार। सऊदी अरब और यूएई के साथ छोड़ने का सीधा मतलब है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दबदबे को चुनौती।
अगर अमेरिका को ईरान पर हमला करना है तो मिडिल ईस्ट का साथ आना जरूरी है, क्योंकि हजारों मील दूर बैठकर अमेरिका यह जंग नहीं लड़ सकता है, जो सैन्य तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण है, बेहद खर्चीला भी है और खतरनाक भी है। ट्रंप इस बगावत से गहरे तनाव में है, क्योंकि खाड़ी के इन देशों के बिना मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हैसियत एक कागजी शेर जैसी रह जाएगी। ट्रंप से सऊदी अरब और यूएई नाराज है, इसकी वजह इजराइल भी है, क्योंकि ईरानी हमले से बचाने के बजाय ट्रंप ने इजराइल की सेफ्टी को प्राथमिकता दी। अब ट्रंप नेतन्याहू को लेकर क्या कह रहे हैं वो आप जरा सुन लीजिए। He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister. He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister. ट्रंप कह रहे हैं कि नेतन्याहू से जो वो कहेंगे नेतन्याहू वही करेंगे, लेकिन हकीकत तो यह है कि जो नेतन्याहू कह रहे हैं वही ट्रंप कर रहे हैं। मुसीबत सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। अमेरिका के पड़ोस में महज कुछ 100 मील की दूरी पर मौजूद क्यूबा ने ईरान के समर्थन में तलवारें खींच ली हैं। इतिहास गवाह है कि क्यूबा और अमेरिका की दुश्मनी दशकों पुरानी है, लेकिन इस बार क्यूबा का रुख बेहद आक्रामक है। यह बात अलग है कि क्यूबा बहुत कमजोर मुल्क है, आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है, लेकिन क्यूबा कह रहा है कि अगर अमेरिका ने क्यूबा की तरफ नजरें टेढ़ी की तो अमेरिकी सैनिकों के खून से वो क्यूबा की सड़कों को रंग देंगे। तो क्यूबा ने भी अमेरिका को घेरने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अमेरिका कम्युनिस्ट देश क्यूबा के पीछे इन दिनों हाथ धोकर पड़ा हुआ है और अब क्यूबा अमेरिका की फील्डिंग सेट करने की कोशिश में है। क्यूबा ने 300 से ज्यादा सैन्य ड्रोन हासिल किए हैं। क्यूबा 2023 से रूस और ईरान से लगातार हमलावर ड्रोन खरीद रहा है। ईरान से अलग अलग क्षमता वाले ड्रोन खरीद रहा है। ईरान के साथ मिलकर हमले का प्लान भी क्यूबा बना रहा है। खबर तो यह भी है कि IRGC के कुछ माहिर अधिकारी और कमांडर्स इस वक्त क्यूबा में हैं, क्यूबा की आर्मी के साथ, और यूएस के ग्वांतानामो बे सैन्य अड्डे और नौसेना के जहाजों पर हमले की प्लानिंग की जा रही है। फ्लोरिडा जैसे इलाकों पर हमले की योजना पर भी चर्चा की जा रही है। क्यूबा इस समय रेडी टू अटैक मोड में है। अगर ईरान पर फिर अमेरिकी दबाव बढ़ता है तो क्यूबा के सहारे एक नया मोर्चा खोला जा सकता है। ट्रंप के लिए स्थिति 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट की याद दिलाती है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक मकसद था। अमेरिका चाहता था कि ईरान को निशाना बनाकर चीन की लाइफलाइन यानी उसकी तेल सप्लाई को भी ठप कर दिया जाए। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर ईरानी तेल पर निर्भर करता था और डोनाल्ड ट्रंप को लगा था, डोनाल्ड ट्रंप का गणित था कि जैसे ही चीन का तेल कट ऑफ होगा, बीजिंग घुटनों पर आ जाएगा, ईरान भी घुटनों पर होगा। लेकिन यह प्लान भी पूरी तरीके से फेल हो गया। अमेरिका के इस दाव को फेल करने के लिए खेल में एंट्री हुई दुनिया के सबसे माहिर खिलाड़ी व्लादिमीर पुतिन की। जैसे ही ईरान से चीन की तेल सप्लाई में बाधा आई, वैसे ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए बीजिंग। बीजिंग पहुंचकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ट्रंप का मकसद अगर चीन के तेल को रोकना है, चीन की एनर्जी सेक्टर को चोट पहुंचाना है, ईरान से चीन की ऊर्जा सप्लाई चेन को तोड़ना है, तो मॉस्को चीन को इतना तेल देगा जिसकी कल्पना भी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की होगी। यह पुतिन का मास्टर स्ट्रोक है, चीन को घेरने की, अमेरिकी रणनीति को नाकाम करने की, रूस चीन के बीच मजबूत होती ऊर्जा साझेदारी की, ग्लोबल ऑयल मार्केट में अमेरिकी दबदबे को खत्म करने की। और रूस ने यह बात सिर्फ चीन से नहीं कही है, रूस ने यह बात भारत से भी कही है कि वो अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंता ना करें, यानी कि हिंदुस्तान अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंता ना करे। और अगर वो रूस से तेल खरीदना चाहते हैं तो रूस ये सुनिश्चित करेगा कि हिंदुस्तान को भी निर्बाध ऑयल सप्लाई जारी रहे, चाहे जितनी मात्रा में तेल की जरूरत है। इसके लिए अमेरिका को आपको ठंडे बस्ते में डालना होगा। और रूस के इस फैसले से, पुतिन के इस मास्टर स्ट्रोक से क्या हुआ? जंग का नतीजा यह हुआ कि वैश्विक मोर्चे पर
डोनाल्ड ट्रंप की साख मिट्टी में मिल गई, उनकी रणनीति धराशायी हो गई। कल तक जो देश अमेरिका के इशारे पर नीतियां बदल लेते थे, वो आज खुलकर वॉशिंगटन को आंख दिखा रहे हैं। रूस, चीन, ईरान, क्यूबा, सऊदी, यूएई जैसे देश एक तरफ नजर आ रहे हैं। इसमें ज्यादातर देश ब्रिक्स के हिस्से में भी आते हैं और इसी साल ब्रिक्स समिट भी होनी है, वो भी भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और ये इस बात का सबूत है कि दुनिया से अमेरिकी दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है और एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। दुश्मनों की फौज पुतिन का मास्टर स्ट्रोक और नाकाम होते ट्रंप। क्या यही है ईरान जंग की कहानी? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। किरोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल माथुर जी से है। माथुर जी, जिस चीन के तेल को कट ऑफ करने निकले थे डोनाल्ड ट्रंप, उस चीन को पुतिन ने भरोसा दे दिया कि आपको जितना तेल चाहिए मॉस्को यह सुनिश्चित करेगा कि आपको उतना तेल मिलता रहे। और दूसरी तरफ सऊदी और यूएई जैसे देश भी अब आंखें तरेर रहे हैं। माथुर सर, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, अभी हाँ बोलिए। हाँ विवेक, थैंक यू। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। बिल्कुल आवाज, हाँ बिल्कुल आवाज मिल रही है। देखिए, आपने आपका जो प्रोमो था बिल्कुल बहुत सटीक आकलन है। आपको दो बातें मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो रशियन ऑयल की बात हो रही है, ये जो साइबेरियन ऑयल की जो पाइपलाइन से वो ऑयल सप्लाई हो रहा है, वहां एक और पाइपलाइन बनाने का प्रपोजल है और वो उस पाइपलाइन का कमीशन होते पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि चीन को भी इसमें कोई सोच विचार करने की जरूरत है। देखिए, जिस प्रकार से उन देशों का हश्र हुआ है जो पूरी तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए उस पर निर्भर थे, वही हाल अगर चीन का भी एक ही जगह से लगातार सारा तेल आना शुरू हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा परसेंटेज उसकी निर्भरता रशिया के ऊपर हो जाएगी, तो वो भी उनके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा खुशनुमा सिचुएशन नहीं होगी। ये बात हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है और ये चीज चीन समझता है और इसलिए वो उस जो दूसरी पाइपलाइन की परियोजना है उसके ऊपर जंप मार करके एकदम से उसके ऊपर आगे बढ़ नहीं रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जो चीन का जो अगर चीन अपना सारा तेल रशिया से लेना शुरू कर देगा तो ये ईरान के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी। आप ये समझिए बात को कि जो आज की तारीख में ईरान का 90% तेल जो है वो चीन के पास जा रहा है और अगर चीन को उसका एक अल्टरनेटिव मिल गया तो फिर ईरान का जो तेल है वो उसका एग्जिट कहां पर आपको मिलेगा। ईरान वैसे ही बहुत ज्यादा दबाव में है आर्थिक रूप से और ये जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है उससे बहुत ज्यादा ईरान को नुकसान हो रहा है। और ये बात विवेक मैं बार बार कह रहा हूं आपके चैनल पे भी, ईरान को सामरिक तौर पे बहुत ज्यादा उन लोगों ने नुकसान कर दिया है। देखिए, ये बात हमको समझने की जरूरत है कि आज जो ईरान की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं ईरान के अंदर भी कुछ परेशानी होने की संभावना बढ़ती जा रही है। ये जो जनवरी में प्रदर्शन हुए थे वो प्रदर्शन 40% इन्फ्लेशन के खिलाफ हुए थे। आज वही इन्फ्लेशन थ्री डिजिट में जाकर के बैठ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो बात हम कर रहे हैं जज्बे की और इन सब चीजों की, इसको एक बार एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। अब आपने कहा कि अमेरिका का सुपर पावर का वो जो ऑरा है वो समाप्त होने वाला है, होने वाला नहीं है। मुझे लगता है वो समाप्त हो चुका है। ईरान अमेरिका की जो सुपर पावर और आर्थिक सुपर पावर और मिलिट्री सुपर पावर की जो 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 इमेज थी उसको इतना जबरदस्त डेंट लगा है, इसका कोई शक नहीं है। उसकी मैं वजह पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर आप देखें क्या होता है कि आपकी जितनी शक्ति है, जितनी आपकी सैन्य आपके पास ताकतें हैं, वो कितनी है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क पड़ता है कि उसमें से आप क्या पोर्शन पॉइंट ऑफ डिसीजन पर ला करके
अप्लाई कर सकते हैं। आप अमेरिका के पास 15 लाख सेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस 15 लाख में से वो जहां पर युद्ध हो रहा है अबे कितने लोग ला करके वहां पर उनको अप्लाई कर सकता है, ये चीज जो होती है वो इस चीज को डिसाइड करती है। और इसीलिए जब सऊदी अरब ने और यूएई ने मना किया, उनको इनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि उनके बगैर ईरान के ऊपर मिलिटरीली हमले करना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर मैं बताता हूं विवेक कि अमेरिका की शक्ति इतनी ज्यादा उनके पास पावर है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जो पावर हो या और किसी प्रकार के जो उनको जो एयरफोर्स है, उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, बहुत ज्यादा नुकसान वो पहुंचाने की अभी भी क्षमता रखते हैं। उसके अलावा ब्लॉकेड इफेक्टिव है, ईरान भी सफर कर रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका, एक मिनट विवेक, जो अमेरिका सफर कर रहा है, अमेरिका की उसको जज्ब करने की ताकत अमेरिका में है अभी भी, आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी। लेकिन जो ईरान का नुकसान हो रहा है उसको हमें देखना पड़ेगा, और किस हद तक ईरान जा सकता है ये देखने की आवश्यकता है। बातचीत एकमात्र जरिया है जिससे कि इसका कोई अंत आपको होता हुआ अगर नजर आएगा तो होता हुआ नजर आ सकता है, अन्यथा बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब हो रही है। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इससे चरमरा रही है, और इसका से क्या रास्ता निकला है। जिनपिंग ने तो बाकायदा वार्न कर दिया है कि दुनिया भर में बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी अगर होर्मुज नहीं खुला। कैप्टन श्याम कुमार, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। विवेक जी, कई बातें झूठी हैं ये लोगों ने फैलाई हैं, मैं कहता रहता हूं, अब से फिर से कहूंगा। देखिए, मैंने आपको कहा था कि अमेरिका जो चाइना गया है तो एक ट्रांजिएंट मैन्यूवर है, और कई बातें कारपेट के अंदर होंगी, कुछ खास निकलकर विजिट से नहीं आएगा। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैंने नैना जी को भी कहा और आपको भी कहा। तो मान के चलिए कि जो विजिट थी वो एक कमर्शियल पैरेलल विजिट, एक ओपनिंग डोर ऑन द डिफरेंट लेवल। इसका वार से कोई खास ताल्लुकात इतना ही है कि चाइना प्लीज हमारी ब्लॉकेड पे नजर उठाकर मत देखना, हमें जो ईरान के साथ करना है हम करेंगे। तुम्हारी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट, कई लोगों ने उस समय बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि ये विजिट जो है ईरान पे अटैक हुआ है चाइना को काटने के लिए, चाइना को मारने के लिए। मैंने कहा ऐसा नहीं है। अब वो चाइना को कह के आ गया कि तुम रशिया से तेल लो, ब्लॉकेट की तरफ आंख उठा के मत देखना, और रशिया को भी कह चुका है पहले उधर मत आना। तो ये पिछले कई दिनों से जब ब्लॉकेट लगा है, क्या हिम्मत है चाइना को ब्लॉकेट को चैलेंज करने की? नहीं, कोई शिप्स नहीं आ रहा उनका वहां, कोई दुबई, उनके टास्क फोर्स के शिप्स पेट्रोल करते हैं ओमान की खाड़ी में, अभी तो कोई भी मौजूद नहीं है। जनरली कोई रिपोर्ट नहीं है चाइना के टास्क फोर्स, जो 3 शिप्स डिस्ट्रॉय होते हैं उनके वहां, जिबूती से निकल के वहां घूमते रहते हैं एंटी पैरासी पेट्रोलिंग में। और रशिया ने भी एक्सरसाइज किया था चाइना और ओमान के खाड़ी में, अभी कोई नहीं है। कौन है? चार्ल्स डिगोल, इटली के माइन स्वीपर्स, ऑस्ट्रेलिया का सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट पीएटआई, ओके, आपके ग्रीस, नीदरलैंड, ये सब कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? और ये यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने कहा कि अभी लड़ाई मत करो। क्यों नहीं, क्यों कहा? टाइम पास करना है ना। जैसा आपने सुना मेजर जनरल माथुर को, बहुत बड़ा नुकसान होगा जितना टाइम जाएगा, ईरान उतनी तरह से सामरिक रूप से क्षति झेल रहा है। जुगुलर वेन, कैचिंग द नेक बाय जुगुलर वेन। अरे भाई, ग्लैमरस लड़ाई नहीं हो रही है कि रोज 2-4 मिसाइल गिरेगी तभी न्यूज बनेगी। ऐसे भी मान के चलिए, न्यूज ऐसे भी बननी चाहिए ना, ये नेवल वॉरफेयर का हिस्सा है ना, ऐसे भी न्यूज बनती है ना। ये लड़ाई मिसाइल की नहीं होगी, जरूरत नहीं है ना। अब क्या होगा, ये भी प्लान आपको मैंने कहा हुआ है। यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस पीस कीपिंग मोड में आ रही है, वो रक्षा करने आ रही है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए। इसलिए यूएई और सऊदी अरेबिया ने अपने पैसे निकाले हैं, वो कमर्शियल मामला है, सबको एक साथ नहीं घुसाएंगे हम कि इतने डॉलर बॉन्ड निकाल लिए, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको छोड़ देते हैं एक तरफ। बात करते हैं यहाँ की, तो चाइना को कह दिया तुम तेल ले लो, और ईरान को कह रहा अभी अटैक नहीं करेंगे, टाइम पास हो रहा है। सऊदी अरेबिया का बहाना मार दिया कि ये कह रहे हैं कि युद्ध में क्षति हो जाएगी इसलिए अटैक मत करो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।